Good morning to all my dear students. Today I am going to explain you all subject science of class 8. Chapter number 5. The name of the chapter is combustion and flame. मतलब जलना और चमकना। हम इस चैप्टर में कंबशन के बारे में पढ़ेंगे और फ्लेम के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से कोई भी चीज़ जलती है और उसमें से किस तरीके से चमक निकलती है। जैसे कि आप अपने डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं या फिर आपने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा होगा कि किस तरीके से कोल, पेट्रोलियम, ये सब कैसे ये नेचुरल गैस हैं, ये हमें मतलब हमारे काम आते हैं। हम इसको जलाते हैं या फिर दहन करते हैं, तब जाके हमारा कुछ काम होता है। जब भी कोई चीज़ दहन होती है तो उसमें से जाहिर सी बात है फ्लेम ज़रूर निकलेंगी। आप कोई भी चीज़ जलाते हैं, आप छोटी सी माचिस भी जलाते हैं तो भी आपको चमक दिखाई पड़ती है। कोई भी जलने वाली चीज़ अगर उसमें कंबशन हो रहा है, उसका दहन हो रहा है तो उसमें चमक तो निकलेगी ही। जैसे कि आप यहाँ देखिए, यहाँ फिगर में भी दिखाया गया कि किस तरीके से वो चाहे जो भी, अगर इलेक्ट्रिक वायर का भी कुछ भी उसमें स्पार्क आता है तो भी कुछ कंबशन होता है तो उसमें फ्लेम क्रिएट होते हैं। तो इसी तरीके से हर एक चीज़, कोई भी जो चीज़ जलती है उसमें फ्लेम क्रिएट होते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे दिखाई गई है, ये भी कैंडल भी जल रहा है और इसमें से भी क्या फ्लेम निकल रहा है, और यहाँ पे ये भी कुछ जल रहा है जिसमें से हीट और लाइट दोनों चीज़ निकल रहा है। ओके, ये क्या है? ये मैग्नीशियम है जो कि जल रहा है, और ये सारी चीज़ जलती किस में है? एयर में। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप कोई भी चीज़ जला रहे हैं या किसी चीज़ का दहन कर रहे हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा होनी चाहिए, भरपूर होनी चाहिए, तो ही वो जलेगा, नहीं फिर नहीं जलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप पहले क्या होता था, आपको जब EVS पढ़ाई जाती थी छोटे क्लासेस में तो कैसे बताया जाता था? आप 2 कंटेनर लेते थे, मतलब आप एग्जाम्पल करते नहीं थे लेकिन बुक में इस तरीके से एक्सप्लेन किया जाता था कि आप समझ सकें। 2 कंटेनर होता था, एक में कैंडल जलाते थे और दूसरे में भी कैंडल जलाते थे। मतलब एक कैंडल जलाते थे, एक ही कंटेनर लेते थे, और अगर कैंडल को जब तक बिना उसके ऊपर कोई कंटेनर या कोई जार जब तक नहीं रखते हैं तब तक तो वो अच्छे से जलता है। लेकिन जैसे ही एक जार या कंटेनर को आप उस कैंडल को में रख देते हैं, मतलब कैंडल को ढक देते हैं, वैसे ही कैंडल धीरे धीरे बुझ जाता है। तो इससे क्या पता चलता है कि उस तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है। जब उस तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो वो ख़त्म हो जाएगा, मतलब वो नहीं जलेगा। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जब भी कोई चीज़ जलाएं तो वहाँ पे ऑक्सीजन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑक्सीजन ही क्या करता है, जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है तो ही क्या हीट और लाइट निकलती है और हमें दिखाई पड़ती है और हमें फील होती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब भी कोई सब्सटेंस जलाएं तो वहाँ पे ऑक्सीजन हो या एयर वहाँ पे प्रेजेंट हो। अब यहाँ पे बता रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी, मतलब कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो कि जलते हैं और कुछ नहीं जलते हैं। मतलब जो जलते हैं उनको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है तो ही वो जलते हैं, मतलब वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही जलते हैं, इसलिए जल जाते हैं आसानी से। लेकिन कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं, ऐसे मटेरियल होते हैं जिनको ऑक्सीजन या एयर की ज़रूरत नहीं होती है, तो इसलिए वो नहीं जलते हैं। लाइक वुड है, देखिए यहाँ पे एग्जांपल पे वुड, पेपर, आयरन नेल्स मतलब वो जो कील नहीं होती है, कील जो आप लोग दीवार में ठोकते हैं जो कि आयरन की बनी होती है, तो उसको कभी आप जलाइए, क्या वो जलेगी? इसमें भी लिखा हुआ है वो नहीं जलेगी। क्यों? क्योंकि उसका प्रोसेस अलग होता है उसे जलाने के लिए, वो इस तरीके से नहीं जलता है ना। या फिर आप जला दीजिए, वो जल के टूट के नीचे गिर जाए तो वो नहीं हो सकता है। उसको ख़राब करने के लिए वो दूसरा प्रोसेस है, मतलब उसको गला के उसको दूसरा स्ट्रक्चर देने के लिए उसका प्रोसेस अलग है। तो हम उसको नॉर्मली नहीं जला सकते हैं, इट मीन्स उसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, है ना, तो नहीं जला सकते। कैरोसिन ऑयल ईजिली जल जाएगा, उसको वही ऑक्सीजन की ज़रूरत है, उसको ऑक्सीजन मिल जाएगा, वो जल जाएगा। तो मतलब ये सब ऐसी चीज़ हैं जो कि जल जाएंगे। स्टोन है, स्टोन भी नहीं जलता है, मतलब आप इसे आसानी से नहीं जला सकते हैं।
तो इस टेबल में यही बता रहा है कि कुछ चीज़ें जलती हैं, कुछ नहीं जलती हैं। तो इसका यहाँ भी मतलब यही मैं निकाल रहा है कि जो सब्सटेंस जल जाते हैं एयर में तो फिर वो जलने लायक होते हैं, और जो नहीं जलते हैं मतलब वो नहीं जल सकते हैं। तो ये चीज़ इसमें बता रहा है। फिर यहाँ बता रहा है कि जो सब्सटेंस या फिर जो मटेरियल, जो चीज़ें बहुत आसानी से एयर के प्रेजेंस में जल जाते हैं और हीट लाइट को प्रोड्यूस करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं कंबस्टिबल सब्सटेंस कहलाते हैं। ओके। और नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस क्या कहलाते हैं? वो जो कि एयर के प्रेजेंट में या फिर ऑक्सीजन के प्रेजेंट में नहीं जलते हैं या फिर वो जलते ही नहीं हैं, तो उन्हें क्या कहेंगे हम? इस तरीके के जो सब्सटेंस नहीं जलते हैं उन्हें क्या कहेंगे? नॉन कंबस्टिबल। ओके। अगर हम बात करते हैं कॉम्बस्टिबल सब्सटेंस की, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि कॉम्बस्टिबल सब्सटेंस से रिलेटेड हैं, जो कि आसानी से आग पकड़ सकते हैं और जल सकते हैं। वुड है, पेपर है, मैच स्टिक है, कैरोसिन ऑयल है, पेपर, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि किससे रिलेटेड हैं? कॉम्बस्टिबल सब्सटेंस से। नॉन कॉम्बस्टिबल सब्सटेंस क्या है? जैसे आयरन नेल्स है, स्टील है, स्पून है, स्टोन है, ग्लास है, ये सारे ऐसे सब्सटेंस हैं जो कि जल नहीं सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये देखिए है, इनमें दोनों चीज़ है। अब देखिए एक ग्लास है जो कि कांच का है ना, उसके अंदर एक कैंडल है। कैंडल में मतलब कैंडल तो जल रही है और जलते जलते ये साथ पिघल जाएगी पूरी, ये जलती रहेगी, लेकिन क्या ये जलते जलते इस कांच को भी पकड़ लेगी, इस ग्लास को भी जलाने लगेगी? नहीं। तो यहाँ पे दोनों तरीके की हमें एग्जांपल्स दिखाई दे रहे हैं, कॉम्बस्टिबल और नॉन कॉम्बस्टिबल दोनों हमको दिख रहे हैं। ओके। तो अगर यहाँ पे वुड होता तो वो आसानी से जल जाता है ना। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट है कंडीशंस नेसेसरी फॉर कंबशन। अब दहन के लिए कुछ कंडीशंस भी हैं, कुछ कंडीशंस हैं, इसीलिए तो दहन होता है, दहन की क्रिया होती है, मतलब जलती हैं वो। तो यहाँ पे पहला बता रहा है प्रेजेंस ऑफ अ कंबस्टिबल सब्सटेंस, मतलब अगर चीज़ कंबस्टिबल है तो ही वो जलेगी। जैसे हम लोग ने अभी पहले ऊपर पढ़ा ना कि जो कंबस्टिबल होते हैं वो जलते हैं, जो नॉन कंबस्टिबल होते हैं वो नहीं जलते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो क्या होने चाहिए? कंबस्टिबल सब्सटेंस होने चाहिए, तभी जाके वो जलेंगे, और वो भी किसके प्रेजेंस में? वो एयर के प्रेजेंस में ही जलेंगे। और कोई भी कंबशन तब तक नहीं स्टार्ट होगा जब तक वो सब्सटेंस कंबस्टिबल नहीं होगी। अगर वो नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस होगी तो कंबशन नहीं होगा, मतलब दहन की क्रिया नहीं होगी। और सेकंड बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है? ऑक्सीजन इज़ नेसेसरी फॉर कंबशन। ऑक्सीजन नहीं होगा तो फिर ये प्रोसेस होगा ही नहीं। देखिए यहाँ पे ये फिगर में भी क्लियर दिख रहा है, कैंडल जल रहा है, अगर हम इसको एक ग्लास इसके ऊपर डाल देंगे या कंटेनर डाल देंगे तो क्या होगा? ये बुझ जाएगा, है ना, वो बुझ ही जाएगा, क्योंकि इसको क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। तो ये अच्छा एक एग्जाम्पल है, अगर इसको हम खुला रखेंगे तो ये ईजिली जलता रहेगा, है ना। अब नेक्स्ट है, यहाँ बता रहा है प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन। कंबशन के लिए कुछ प्रोडक्ट्स भी होने चाहिए, जैसे कि आपको पहली चीज़ एकदम अच्छे से पता है कि ऑक्सीजन चाहिए। अच्छा, ऑक्सीजन अगर हम थोड़े मात्रा में देंगे तो क्या कंबशन होगा, और अगर होगा तो फिर क्या होगा? तो यहाँ पे सीधी सी बात बता रहा है, अगर आप कंबशन कर रहे हैं और ऑक्सीजन कम मात्रा में दे रहे हैं तो वो उसमें क्या होगा? उसमें फिर कार्बन मोनोडाइऑक्साइड मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड बनना स्टार्ट होने लगेगा, जो कि बहुत ही हार्मफुल है। अगर किसी भी इंसान को एक कमरे में बंद कर दिया जाए, ठीक है, और फिर उसके बाद एक छोटा सा दिया जला दिया जाए, कमरा काफ़ी छोटा हो, मतलब कि उसमें ऑक्सीजन, अगर कमरा बड़ा होगा तो ऑक्सीजन उसमें ज़्यादा होगा, तो इसलिए कमरा छोटा ही हो और उसमें ऑक्सीजन की मात्रा लिमिटेड हो, मतलब कम हो। और इस तरीके से एक इंसान को अगर बंद कर दिया जाए तो कुछ ही समय बाद उसकी डेथ हो जाएगी, क्योंकि जो इंसान है वो खुद ही कार्बन छोड़ रहा है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड खुद ही छोड़ रहा है, ऑक्सीजन को ले जा रहा है। और दूसरी बात, वहाँ पे
वो जो लाइट रखी गई है वो भी क्या कर रहा है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही जलता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में तो जलता नहीं है, तो वो भी ले रहा है। अगर उसको कमी मात्रा में दिया गया, मतलब कहीं से कमी मात्रा में आ रहा है, तो वो धीरे धीरे किस में चेंज हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड में चेंज हो जाएगा, और जिससे वो कि बहुत हार्मफुल हो जाएगा और उस इंसान की मौत भी हो सकती है। ओके, अब नेक्स्ट है यहाँ पे टाइप्स ऑफ कंबशन। अब कंबशन के टाइप्स यहाँ पे 3 तरीके के बताए गए हैं, कंबशन किस तरीके से होता है। फर्स्ट है स्लो कंबशन, मतलब धीरे धीरे जो कि जलता है, मतलब धीरे धीरे दहन होता है। जिस तरीके से देखिए आप नॉर्मली देखिए हलवाई लोग क्या करते हैं, भट्टा जलाते हैं, उसमें क्या डालते हैं, वो कोल डालते हैं, मतलब कि कोयला डालते हैं। तो जो कोयला वो डालते हैं, तो ऐसा तो है नहीं ना एक एक कोयले में मिट्टी का तेल डाल डाल के जलाते हैं, वो एक जगह मिट्टी का तेल डाल देते हैं और फिर जला देते हैं। फिर उसके बाद वो जितना कोयला डालते रहेंगे वो उतना धीरे 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 हर कोयले को पकड़ता जाएगा। तो ये किस तरीके का कंबशन है, ये स्लो कंबशन है, मतलब धीरे 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 आप मात्रा बढ़ाए जाएंगे, मतलब कोयले की मात्रा बढ़ाए जाएंगे और वो धीरे धीरे हर एक कोयलों को पकड़ता जाएगा। तो यहाँ पे देखिए उसी चीज़ का एग्जाम्पल भी दिया गया है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, स्लो कंबशन। सेकेंड है रैपिड कंबशन। रैपिड कंबशन क्या है, इसमें बड़ी जल्दी से कोई भी चीज़ जल जाती है। जिस तरीके से कि एक देखिए मैच स्टिक होती है, आप जैसे ही रब करते हैं जलती है और जल्दी से जल्दी फटाफट ख़त्म कर देती है। मतलब वो छोटी सी जो तीली होती है तो जलाते ही क्या होती है, फटाफट जल जाती है। बहुत सारी चीज़ें हैं, आप पेपर ले लीजिए, पेपर वगैरह, मतलब आप खड़े होकर अगर उसको देखते भी रहेंगे ना तो फटाफट जल के ख़त्म कर देगी, है ना। यहाँ मैग्नीशियम रिबन भी बताया गया है। एक मैग्नीशियम अगर रिबन है तो वो भी बड़ी जल्दी से जल जाती है। तो रैपिड कंबशन मतलब फटाफट, मतलब जलाते ही वो कुछ ही मिनट में जल के ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट है स्पॉन्टेनियस कंबशन। ये किस तरीके का कंबशन होते हैं, ये एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे आग वगैरह लगते हैं और लगने के बाद धीरे धीरे ये पूरे मतलब हर जगह को अपने अंदर ले लेते हैं। जैसे कि फॉरेस्ट में लगी हुई आग, वो तो कोई जाके नहीं लगाता है ना, फॉरेस्ट वगैरह में तो कोई रहता नहीं है, या तो जानवर तो लगाते नहीं है वहाँ पे आग, तो वो कैसे लग जाती है, वहाँ पे तो कोई सोर्स भी नहीं है आग लगने का। तो क्या होता है कि जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है गर्मियों के दिन में, तो क्या होता है कि वहाँ से जब पेड़ से पत्ते भी, सूखे पत्ते भी झड़ते हैं ना, तो उनमें भी इतनी ज़्यादा मतलब उनमें इतना ज़्यादा अट्रैक्शन होता है या फिर इतना ज़्यादा घर्षण होता है कि उन पत्तों में से भी चिंगारी और आग निकल सकती है। पत्ते आपस में ही रगड़ के आग निकाल देते हैं, मतलब इतना ज़्यादा वहाँ का टेम्परेचर हाई हो जाता है। और धीरे धीरे क्या होता है, ये टेम्परेचर की वजह से ही आग लग जाती है और आग लगने के बाद पूरा जंगल ही जलने लगता है, भले वहाँ पे हरे पेड़ ही क्यों ना हो। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल में भी कुछ हरे पेड़ दिख रहे हैं और किस तरीके से आग की लपटें हैं। ऐसी आग के लपटें तो शायद इंसान भी न लगा सके जिस तरीके से नेचर लगा सकता है अपने आप में, ठीक है। नेक्स्ट है द वेज टू कंट्रोल फायर। अब फायर तो कहीं भी कभी भी अब तो नेचर भी लगा सकता है, जैसा हम लोग ने पढ़ा है। इंसान ही नहीं, मतलब अगर नेचर चाहे तो नेचर भी अपने आप को तहस नहस कर ही सकता है। नेचर किसी के कंट्रोल में तो होता नहीं है, लेकिन हाँ हम आग को बुझा सकते हैं, वो हमारे कंट्रोल में है ना। तो उनको बुझाने के लिए कुछ हमारे पास चीज़ें भी होनी चाहिए। तो हमारे पास देखिए यहाँ पे फिगर में एक ये बॉटल की तरह है बड़ा सा रेड कलर का, शायद आपने अपने स्कूल में भी इसे देखा है, राइट। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं फायर इग्निशर। इसे क्या बोलते हैं, फायर इग्निशर। ये क्या करता है, ये जब भी आग लगता है तो इसको पकड़ के ले जाया जाता है। मतलब इसको देखिए यहाँ पे बताया गया है कि किस तरीके से इसको यूज़ किया जाता है। ये काफ़ी हैवी होता है। इस सिलेंडर में क्या भरा होता है, इसमें भरपूर मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड भरा होता है, जो कि क्या करता है, ये एक तरीके से पूरा मतलब लिक्विड फॉर्म में ही भरा होता है और ये बाहर निकलने पर थोड़ा मतलब एयर से रिएक्शन करने के बाद ये किस में चेंज हो जाता है, ये एक गैस के स्टेज पे चेंज हो जाता है और फिर क्या करता है, ये
किसी भी चीज़ को बुझा सकता है ना। आग के ऊपर मतलब कि आग को ही बुझाता है। आग को ऑक्सीजन चाहिए, आग को क्या नहीं चाहिए, आग को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए। आग को अगर कार्बन डाइऑक्साइड मिलने लगेगा तो आग बुझ जाएगी। और हमारा क्या एम है, हमारा एम है कि हम आग को बुझा दें। तो ऐसे तो हम आग को बुझा नहीं सकते हैं। अगर आग अपने में ही आ जाएगी तो फिर आप चाहे जो कर लीजिए, आप पानी भी बहुत ढेर सारा डाल देंगे तो भी आप आग नहीं बुझा पाएंगे। तो अगर कभी भी आग वाग लगती है तो आप इस फायर इग्निशर का यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करेंगे तो आसानी से आप आग को बुझा सकते हैं। बहुत बड़ी आग इससे तो नहीं बुझा सकते हैं, लेकिन हाँ अगर आपको इमरजेंसी में काम लगता है तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। ये बेसिकली बहुत जगहों पे इस्तेमाल होता है, जैसे कि आप हॉस्पिटल्स में देखिए, कहीं बड़े बड़े ऑफिसेस में देखिए, स्कूल में देखिए, बैंक में, मतलब हर जगह ये रखा होता है। क्योंकि किसी को नहीं पता होता है ना कि कब क्या हो जाए, तो इसलिए वो इमरजेंसी में इसको रखते हैं। तो ये किस लिए काम आता है मैंने बता दिया है। होप यू अंडरस्टैंड दिस। अब नेक्स्ट है, यहाँ पे बता रहा है फ्लेम मतलब चमक। आप लाइटिंग वगैरह तो देखते ही हैं, जैसे कि दिवाली वगैरह में देखते हैं मम्मी लोग क्या जलाती हैं, दिया जलाती हैं। और भी बहुत सारी ऐसे मतलब फेस्टिवल्स होते हैं जिसमें हम दिया जलाते हैं, नॉर्मली दिवाली में ही जलाते हैं। और अभी तो देखा था आपने, जब कोरोना का टाइम था तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ही कहा था कि आपको दिया जलाना है ना। तो सबने दिया जलाया था, तब आपने रोशनी देखी थी। मतलब कुछ आपके घर, कुछ आपके पड़ोस में, कुछ मोहल्ले में, इस तरीके से आपने काफ़ी लाइटिंग देखी होगी, है ना। फिर होलिका दहन में आप देखते हैं जलाई जाती हैं। तो मतलब कहने का ये मतलब है कि जब आप लाइटिंग को देखते हैं, मतलब अंधेरे में जब आप इन चीज़ों को देखते हैं तो आपको क्या फील होता है, आपको रोशनी फील होती है ना। आप रोशनी देखते हैं तो रोशनी कब होती है, जब कंबशन की प्रोसेस होती है। मतलब जब भी कोई चीज़ जलती है तो उसमें से हीट प्लस लाइट निकलती है, जो कि हमें दिखती है या फिर फील होती है। चाहे वो कैंडल हो या फिर वो घी के दिए हों या फिर मस्टर्ड ऑयल के दिए हों, कुछ भी किसी भी चीज़ के दिए हों, चाहे वो लकड़ी में ही क्यों न जलाई गई वो आग हो, तो उसमें कौन सा प्रोसेस हुआ और क्या दिखा हमें, उसमें कंबशन की प्रोसेस हुआ, वो चीज़ हुआ। और हमें प्लस उसमें क्या दिखा, फ्लेम दिखा। अब नेक्स्ट है यहाँ पे द कैंडल फ्लेम, मतलब एक कैंडल की फ्लेम। एक कैंडल की फ्लेम में आप देखेंगे तो देखिए आपको इसमें कुछ पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं, है ना। ये यहाँ पे ध्यान से देखिए इस फिगर में, इससे आपको समझ में आ जाएगा। इस जो फर्स्ट पार्ट है, इसे जो येलो जोन है इसे क्या बोलते हैं, ये मतलब कि एक कैंडल है उसमें ये सारे जोन्स हैं। इसको पहले हम पढ़ लेते हैं फिर इसके बारे में बताते हैं। येलो जोन है ये, फिर इसके नीचे वाला जो होता है वो डार्क जोन है, इसके अंदर मतलब इसके बाहर वाला जो है वो आउटर ब्लू जोन है, फिर ये वैक्स है। ये यहाँ पे ये दिखाया गया है, लेकिन ये प्रॉपर सिर्फ येलो जोन बताया गया है। ये डार्क जोन इसी के अंदर होता है, और ये जो ब्लू जोन होता है ये इसका सबसे बाहरी जोन होता है। इसमें आपको प्रॉपर दिख नहीं रहा है, लेकिन अगर आप जब जलाते हैं और ध्यान से एक कैंडल को देखेंगे तो आपको तीनों जोन एकदम प्रॉपर दिखाई देंगे। हाँ, बहुत पास से मत देखिएगा वरना कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए दूर से ही अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक ब्लू कलर का जोन दिखाई पड़ेगा। हर एक दिए में दिखाई देते हैं, मतलब कि बेसिकली जो कैंडल होता है उसमें ज़्यादा आप देख सकते हैं क्लियर। देखिए अब बता रहा है जो एक कैंडल होता है उसकी जो फ्लेम होती है वो 3 भागों में डिवाइडेड होती है, मतलब 3 पार्ट्स हैं। एक उसका इनर्ट पार्ट होता है, एक मिडिल पार्ट होता है, एक आउटर मोस्ट पार्ट होता है। तो जो इनर पार्ट होता है उसमें मतलब वो प्लेस नॉर्मल होता है, बहुत ज़्यादा उसमें गर्माहट या फिर बहुत हार्ड नहीं होता है, और वो मतलब उसमें कंबशन होता भी नहीं है। तो वो क्या है, इनर्ट मोस्ट पार्ट है। फिर जो मिडिल पार्ट होता है वो कैसा होता है, उसमें कंबशन पार्ट लेता मतलब कि प्लेस लेता है, मतलब उसमें कंबशन की क्रिया होती है। और जो लास्ट होती है सबसे आउटर मोस्ट पार्ट होता है
उसमें क्या होता है, जो फ्लेम होती है वो सबसे हार्ड मतलब सबसे हॉटेस्ट होती है। अगर उसको मतलब आप जब भी दिया वगैरह जलाते हैं तो देखा है बच्चे खेलते हैं उसमें से अपनी उंगली को इधर उधर निकालते हैं, तो वो फटाफट निकाल लेते हैं, इसमें उनको फील नहीं होता है। लेकिन अगर आप थोड़े समय के लिए सिर्फ हल्का सा उसका सिर्फ आउटर मोस्ट लेयर अभी टच मत करिएगा, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि अगर सबसे आउटर मोस्ट लेयर को टच करेंगे ना तो आप बहुत ज़्यादा वो जलेगा, तो वो सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है, इसलिए वो उससे दूर ही रहना चाहिए। उसके थोड़े से भी कांटेक्ट में आने पर वो हार्मफुल हो सकता है, इसलिए वो क्योंकि वो सबसे बाहर होता है ना, आउटर मोस्ट लेयर है, इस वजह से वो सबसे हार्ड होता है और सबसे हॉटेस्ट होता है। नेक्स्ट है यहाँ फ्यूल्स के बारे में बताया जा रहा है कि अभी हमने लास्ट चैप्टर में या फिर अभी पीछे ही तो पढ़ा है फ्यूल्स के बारे में, तो फ्यूल्स किस तरीके से जलते हैं या फिर उनकी क्या खासियत है इसके बारे में बताया गया है। तो ये सब तो अभी पीछे हम लोग ने पढ़ा है कि ये किस तरीके से एयर के कांटेक्ट में आने पे ही जलता है। हम इजीली इसे कहीं भी देख सकते हैं या फिर कहीं भी जला सकते हैं। फ्यूल्स हर जगह ही मतलब कहीं भी आप मैच स्टिक भी जलाएंगे तो भी आपको फ्यूल दिखाई देंगी, और सॉरी वो फ्लेम होता है, यहाँ पे फ्यूल के बारे में बताया जा रहा है। तो फ्यूल क्या होता है, फ्यूल वो होता है कभी भी हमें कोई भी चीज़ जलानी होती है, दहन करने के लिए कोई भी चीज़ जिस चीज़ की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं, फ्यूल। जैसे कि एक गाड़ी चलानी है तो गाड़ी में कोई चीज़ चाहिए, तो जो चीज़ चाहिए, ऐसे तो गाड़ी चलेगी नहीं, उसमें पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए या फिर कुछ और, या फिर आजकल तो कई तरीके की गाड़ियाँ आने लगी हैं, मतलब चार्जिंग वाली भी आती है, तो कुछ चाहिए उसे, ऐसे तो वो चलेगी नहीं, है ना, वो भी तो एक मशीन है। जैसे हम हैं, इंसान हम हैं, तो अगर हमको भी चलना है, काम करना है और बहुत हार्ड वर्क करना है तो हमको भी कुछ फ्यूल चाहिए। तो जब हम कुछ काम करते हैं तो हम बिना फ्यूल के कुछ नहीं कर सकते हैं। तो फ्यूल वो माध्यम है जिसके कारण वो काम होता है या फिर चीज़ें सही ढंग से होती हैं। कुछ फ्यूल्स ऐसी होती हैं, मतलब अधिकतर जो फ्यूल्स होती हैं वो नेचुरल होती हैं, कोल, पेट्रोलियम, ये सब और बहुत सारी नेचुरल गैसेस, ये कैसे हैं, ये नेचुरल फ्यूल्स हैं। जो नेचुरल फ्यूल्स होते हैं वो अच्छे फ्यूल्स होते हैं, हमारे इन्वायरमेंट को भी सुरक्षित रखते हैं, मतलब ये पॉल्यूशन वाले नहीं होते हैं, नॉन पॉल्यूशन होते हैं। तो ये इस तरीके के फ्यूल्स होते हैं जो कि हमारे काफ़ी काम आते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे हाउ टू मेज़र द फ्यूल इफ़िशियंसी। अब फ्यूल की इफ़िशियंसी को कैसे मापा जाएगा ये बता रहा है। तो फ्यूल डिपेंड करता है कि वो कितने अमाउंट पे उसका हीट को प्रोड्यूस करता है, तो उस चीज़ को मापते हैं उसका किस तरीके से हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है, तो उसको मापते हैं। इसकी जो यूनिट होती है ये होती है कैलोरी वैल्यू में क्या होती है, किलो जूल पर किलोग्राम, कि इसका क्या है, यूनिट है किसका, फ्यूल का। अब देखिए यहाँ बता रहा है कि जो फ्यूल्स होते हैं वो हमारे काम के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन हमारे ज़्यादा उपयोग से बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो सकती हैं, मतलब कि बहुत बैड इफ़ेक्ट हो सकता है, बहुत सारे डिसीज़ेस हो सकते हैं, प्लस बहुत सारे डिजास्टर्स हो सकते हैं हमारे सिर्फ ओवर यूज़ से। और आपको पता है हमारे इंडिया की जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन, वो काफ़ी ज़्यादा है। अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो नीड्स भी ज़्यादा है ना, सभी को कार चाहिए, सभी को एरोप्लेन चाहिए, किसी की भी ख्वाहिश छोटी नहीं है, वो चाहे आप हों चाहे हम हैं, तो सभी को चाहिए कि हमें बड़ी बड़ी चीज़ें चाहिए, बड़ी बंगले चाहिए। अगर एक घर में 4 लोग हैं तो चारों को बाइक चाहिए, कार्स चाहिए, तो सबको चाहिए, तो ये आती कहाँ से हैं, बन तो गई, फिर हमें पेट्रोल की भी और डीजल की भी ज़रूरत पड़ती है, वो कहाँ से आती है, हमारे नेचर से आती हैं। तो हम नेचर से ज़्यादा चीज़ें लेने लगते हैं ना। अब घर भी बनते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें, कपड़े वगैरह, बुक्स पढ़ने के लिए, हर एक चीज़ ज़्यादा फिर हम लोग को नीड्स होने लगती हैं। तो ये सब चीज़ें कहाँ से आती हैं, हमारे नेचर से ही तो चीज़ें आती हैं।
जो हमारी नीड्स होती हैं वो कहाँ से पूरी होती हैं, नेचर से। तो हम नेचर से जब ज़्यादा चीज़ें लेने लगते हैं तो नेचर भी अपना रूप दिखाने लगती है। यहाँ पे देखिए फिगर में भी ये देखिए फ्लड किस तरीके से आया है। फिर यहाँ देखिए ग्लेशियर जो होता है वो कैसे मेल्ट डाउन हो रहा है। जब वो मेल्ट डाउन होगा तो उससे क्या होगी, बाढ़ जैसी सिचुएशन ही तो क्रिएट होगी। तो इस तरीके से ये एक तरीके से हमारे लिए बैड इफ़ेक्ट भी क्रिएट कर सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम कोई भी चीज़ जब यूज़ करते हैं तो लिमिटेड यूज़ करें, ओवर ना यूज़ करें। हम उसे हाँ रोक तो नहीं सकते हैं इन यूजेस को, लेकिन हाँ दिमाग लगा के हम उनको उतना ही यूज़ करें जितना कि हमें ज़रूरत हो, जितने में कि हमारी ज़रूरत पूरी हो जाए। इस तरीके से यूज़ करना चाहिए ताकि हम अपने अर्थ को, अपने इन्वायरमेंट को सेफ रखें और हम खुद भी सेफ रहें। इन दिस वे योर चैप्टर इज़ completed. You will get all the exercises and question answers as your homework or as your PDF. Thank you so much.